हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी सेट 1 लेकर के आया हूँ। चलिए, इसका निर्देश क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें हमको जो है एक सही विकल्प का चयन करना होगा। नेक्स्ट है मेरा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट में देखिए दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया गया है उसमें सही विकल्प का चयन करना है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं। देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश की रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो अब ये तो हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हम किसके ऋणी हैं। देखिए हम किसके ऋणी हैं, तो अपने मातृभूमि का। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्रेष्ठता की, अब देखिए क्या है, मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिर उठकर बड़े होते हैं। यही हो जाएगा ऑप्शन जो है ना, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, तो देखिए हमारा भरण पोषण जो होता है वो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, तो देश की उन्नति के लिए देखिए हमको क्या करना चाहिए, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि पैसेज में दे रखा था। चलिए आगे क्या है, देश प्रेम क्या है, तो इसका चलिए पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान दें। यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको भी पढ़ना है और 6 से 10 तक का जो प्रश्न रहेगा उसका जो है जवाब देना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। क्या दे रखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे बोल रहा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे क्या बोल रहा है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आगे बोल रहा है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या बोल रहा है, किस से डर कर नौका पार नहीं होती, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी, लहरों से डर कर। आगे बोल रहा है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पर चढ़ती है, जो कि बताया गया। नेक्स्ट है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो मन का विश्वास रगों में जो है साहस भरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े गोताखोर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। खंड ख क्या है, व्याकरण से है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो देखिए अकर्मक और सकर्मक पहचान करने का ही होता है कि वाक्य में हम लोग जो है ना कर्ता को कर्म को जो है देख लेते हैं कि कर्म है कि नहीं है। तो अगर कर्म रहेगा तो वो सकर्मक हो जाएगा, कर्म अगर नहीं रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा, और अगर रहेगा तो वो सकर्मक हो जाता है। चलिए इसमें पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया देखिए मोहन सो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना कर्म नहीं है।
नेक्स्ट है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीता खाना खाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो जलज का अनेकार्थी आपका ऑप्शन नंबर डी बादल नहीं है, बाकी इसका सभी अनेकार्थी शब्द होते हैं। दो पदों या पदों के मेल या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? देखिए ये जो है ना समास कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव है। नेक्स्ट है नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ये जो है मिश्र वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो वो कर्तृवाच्य होता है। बालक चांद, तो ऑप्शन ए हो जाएगा की ओर देख रहा है। निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 24 तक के लिए जो है ना हमको सही विकल्प का चयन करना है। बोल रहा है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा तय नागिन मन अनुरागी। दोस्तों आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, हम जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इस पद के रचयिता कौन है? तो इसके जो है रचयिता आपका हो जाएंगे ये सूरदास हैं। आप लोग जो है सभी चैप्टर का जो है ना कवि का नाम याद कर लीजिएगा। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्ति थी? तो कृष्ण की हो जाएगा। पुरैन पात का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा कमल का पत्ता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इससे किया था कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं। तो अट नहीं रही है में आप लोग पढ़े होंगे कि फागुन के विषय में बात किया गया था। उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो इन दोनों कविताओं के कवि आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो हम लोग इसको पढ़े थे अदंतुरित मुस्कान में, नन्हे शिशु के विषय में बात किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो सूर्य की किरणों की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए बाल गोविंद भगत, इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसका जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। बेटे के मरने के बाद पर जो है ना बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो देखिए वो क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ठीक है, बोल रहे थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा जो है ना सुस्त और भोदा सा था। भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। नेक्स्ट है भोदा का क्या अर्थ है? तो भोदा का अर्थ होता है दोस्तों कम बुद्धि वाला, यानी सुस्त जो होते हैं। आगे बोल रहे हैं नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो पान वाला के विषय में हम लोग पढ़े थे कि एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? तो संगमरमर पत्थर की बनी थी। चलिए आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन बदल देता था, जो कि बेचारा एक शायद लंगड़ा व्यक्ति था वो। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों आपका जो है ना स्वयं प्रकाश जी थे। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। तो चलिए इसको जो है ना आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। ये बोल रहा है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है माता के आंचल से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक क्या खेलते थे? तो इसमें हम लोग पढ़िएगा आप, इसमें जो है दे रखा है नाटक। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो ददरी का मेला। रहरी
किसे कहते हैं? तो अरहर के दाल को जो है रहरी कहा जाता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।